हेलो फ्रेंड्स, मैं एस सैनी। आप सभी को नमस्कार। और आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए, जिसमें शरीर क्रिया विज्ञान एवं शिक्षण विधियां है। परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उस दृष्टिकोण से हमें और ऊर्जा के साथ काम करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके उस समय निकाल करके जो भी मैं लेके आया हूँ, आइए देखते हैं। समय न गंवाते हुए प्रैक्टिस सेट 10 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। और हम आपको बताए हैं कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 7 सेट का एक हमारे पास पीडीएफ है, और 8 और 9 और 10 सेट का पीडीएफ समझिए कि कल शाम तक नहीं तो परसों 12 बजे तक आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। और मैं आपको बताया था इसका 49 रुपया हमने कीमत लगाया था, और इसका हम 25 रुपया कीमत लगाएंगे, क्योंकि चूंकि बहुत मेहनत से पीडीएफ में तैयार करता हूं, उसको पेस्ट करना, उसको कलर करना, हालांकि बहुत समय लगता है। इसलिए हम थोड़ा सा एक पुरस्कार स्वरूप आपसे एक धनराशि की हम बात करते हैं। और जो हमारा नंबर है 94 50 85 पे व्हाट्सएप पे आप संपर्क करेंगे, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ये देखिए, ये पीडीएफ पार्ट 1 का है और ये पीडीएफ पार्ट 2 का, ये दोनों का हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर दोनों आप लेना चाहते हैं तो इसे आप 75 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं, और जिन भाई ने ले रखा है वो मात्र 25 रुपया दे करके प्राप्त करेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपको, हमें एनाटॉमी से किन्सियोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बड़े ही सटीकता के साथ आपका समस्या ही सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूं। तो पहला प्रश्न देखिए, कोहनी और घुटने के जोड़ को मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोहनी है और इस यहाँ पे ज्वाइंट है ना, तो इसको हम मोड़ रहे हैं, यहाँ पे मोड़ रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसी तरह से जो पैर है वो नीचे मतलब पीछे की तरफ जब हम उसको मोड़ते हैं तो वहां भी उस तरह की स्थितियां आएंगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। आपको मैं देखे ये फिगर के द्वारा हमने देखा, ये आप 180 अंश सीधे अंश कोण है, और यहां से 145 अंश यानी हाथ को क्या किया हो, ऐसे मतलब अंदर की तरफ मोड़ा है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। यहीं पे आपको यहाँ पे देखेंगे, ये जो हाथ है, अब ये हाथ अंदर की तरफ ले जा रहा है, इसी को हम फ्लेक्शन कहते हैं। आप पैर देख रहे हैं, पैर को यह मूवमेंट से यहाँ से मोड़ से ऊपर ले जा रहा है, इसी को हम फ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जोड़ को मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? फ्लेक्शन। यही अगर हम अपोजिट होगा, जैसे ये मुड़ा हुआ अगर हम सीधे कर देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब दूसरा चीज हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, एक्सटेंशन हो जाएगा। ये आपने देखा, ये फ्लेक्शन है। ये क्या, ये आदमी है और ये हाथ है उसका अंदर की तरफ गया, ये फ्लेक्शन है। लेकिन यही हाथ अगर हम सीधे 180 अंश, या हम कह सकते हैं सीधे 180 अंश लाइन पे, और यहां से 150 अंश लेकर के वो जाता है, तो समझिए कि ये सीधे हो गया। अगर ऐसे हुआ और ऐसे किया तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं हम फ्लेक्शन। अंदर की तरफ ले जाना फ्लेक्शन, और बाहर की तरफ ले जाना हम कह सकते हैं एक्सटेंशन। तो ये दोनों फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसकी भी जिक्र करेंगे हम आगे आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। जोड़ पर कार्य करने वाली अस्थियों को एक दूसरे से दूर ले जाने को क्या कहते हैं? एक दूसरे से दूर ले जाने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, जो हमने आपको बताया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जैसे ये देखिए, ये अगर हम ये हाथ को पीछे ले जा रहे हैं और ये पैर को आगे, क्योंकि ये हमारी कोहनी है ना, तो अंदर जाएगा तो समझिए कि फ्लेक्शन हो जाएगा, और ये जो आएगा तो हम कह सकते हैं एक्सटेंशन हो जाएगा। ये पीछे जा रहा है। जैसे यहाँ पे सर है, तो सर यहाँ पे अगर ये पीछे ये ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट से अगर हम इसे ले आते एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन यही ये हम जिधर ज्वाइंट की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको भी एक फिगर के द्वारा हम समझाने का प्रयास किए हैं। ये हाथ देखिए, ये हाथ अगर ये हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हाथ ऊपर की तरफ से जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम फ्लेक्शन। लेकिन यही हाथ पुनः ये नीचे की तरफ आएगा तो इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। और ये जो पंजा है अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो देखिए सकते हैं प्रोनेशन है। अगर ये उल्टा हुआ इस तरह से है, हथेली की तरफ ऊपर है, तो है सुपिनेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हमने फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। रोटेशन का क्या अर्थ होता है, रोटेशन का क्या अर्थ होता है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या होगा इसमें से, क्या होगा, यानी वर्टिकल एक्सिस किसी जोड़ का दाएं और बाएं घूमना ही रोटेशन कहलाता है। अब वर्टिकल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, इसको समझते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे की दिशा की तरफ, यानी कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, और यहाँ कह सकते हैं ये जो इस तरह से पृथ्वी के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हम कह सकते हैं पूरब से पश्चिम, ईस्ट या वेस्ट, ये लाइन इस तरह से होता वर्टिकल। और इस पे अगर कोई चीज समझिए कि रोटेशन करता है तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन ये सही है, वर्टिकल एक्सिस किसी जोड़ का दाएं से बाएं घूमना ही रोटेशन का अर्थ होता है। जैसे आइए एक और फिगर के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, सीधा जो खड़ा हुआ है इसको हम वर्टिकल, अगर सीधे आप खड़े हैं तो वर्टिकल स्टेज में आप खड़े हैं, अगर आप लेट जाए तो हॉरिजॉन्टल स्टेज में हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सर है ये रोटेट कर रहा है, इधर से कर रहा है चाहे इधर से कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए रोटेशन बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रोटेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन ये क्या होता है। यहाँ पे भी रोटेशन होता है जो लेटरल रोटेशन होता है, और ये इधर अंदर की तरफ हो जाता है मॉडल रोटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। एबडक्शन का अर्थ क्या है, एबडक्शन और एडक्शन दो चीजें हैं। एबडक्शन और एडक्शन दो चीजें, यहाँ पे पूछ रहा है एबडक्शन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए सही है, हाथ को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना, हाथ को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना, उसी को बोलते हैं एबडक्शन। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी खड़ा हुआ है और ये हाथ है, मान लीजिए 180 अंश पे हाथ है। अब ये हाथ क्या करता है, समझिए कि ये ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाता है, इसको एबडक्शन बोलते हैं। लेकिन यही हाथ अगर लेकर के नीचे आएगा तो उसको एडक्शन बोलेंगे। एबडक्शन, एडक्शन, ABDUCTION, ADDUCTION, एडक्शन, एडक्शन यानी हाथ को नीचे ले आना एडक्शन है, या हाथ को ऊपर ले जाना एबडक्शन कहलाता है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या है, ये आपका एक सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे भी एक फिगर को माध्यम से समझाने का, देखिए ये हाथ ऊपर ले जा रहा है, ये बोलेंगे एबडक्शन। लेकिन यही हाथ यहाँ पे नीचे ला रहा है, देखिए नीचे ला रहा है, इसको बोलते हैं हम एडक्शन। तो फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे लगा आपकी समझ में भी आ रहा। हाथ की जोड़ पर पूरे हाथ की होने वाली वृत्ताकार हलचल को क्या कहते हैं, ये पूरा वृत्ताकार हलचल को क्या कहते हैं, तो जान सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये जैसे मदारी रोटेट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसको हाथ को आगे से ऊपर उठाने को क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करें। हाथ को आगे से ऊपर उठे, जिससे मान लीजिए इस तरह से हम उठाए, यहाँ पे देखिएगा ये एरो बना हुआ है ना, यानी ये कंधे को इस तरह से उठा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इलिवेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलिवेशन। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। लेकिन अगर यही कंधा जैसे ऐसे गिरा दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसका शेप इस तरह से बन गया, इसका शेप, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में टेंशन वाला डिप्रेशन नहीं, एकदम ऐसे कंधा गिरा दिया, ऐसे उठा दिया तो इलिवेशन, और नीचे गिरा दिया तो डिप्रेशन आएगा उसका। तो इस ऑप्शन आपका ये सही, यहाँ पे देखिएगा स्कैपुला जो है। नेक्स्ट, ऊपर उठे हाथ को सामने से नीचे को क्या कहते हैं, देखिए ये हाथ है ना, तो सामने ये इसका स्कैपुला हड्डी क्या है,
ये नीचे को मतलब झुका हुआ है और ये कंधा आपका गिर जा रहा है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। ऑप्शन आपका सी सही है, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। हमारी बात समझ में आ रही होगी आपको। इससे संबंधित जरूर एक प्रश्न या दो प्रश्न आते हैं भाई। दो प्रश्न को सही करने के लिए कम से कम 10-20 प्रश्न तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न आ ही जाएं, इसमें से मान लीजिए एक सेट से 4, 5, 6, 10 आ सकता है। कोहनी के जोड़ को मोड़कर हथेली को जमीन की ओर करना क्या कहलाता है? हथेली को जमीन की तरफ करना क्या कहता है? ये देखिए, ये जो देख सकते हैं ये इस तरह से, मतलब ये वाला जो भाग जमीन की तरफ हो और ये ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोनेशन। ऑप्शन बी आपका सही। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये हथेली आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोनेशन। 75 से 90 अंश प्रोनेशन ये बनता है। और इसके बाद अगर यही आप जब आएगा, अगर ये हथेली इस तरह से होगा तो सुपिनेशन हो जाएगा। इस तरह से हथेली का भाग जो ऊपर होता है, गद्दीदार भाग जो ऊपर होगा। आइए देखते हैं इसमें। डोर्सीफ्लेक्शन शरीर के किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है? डोर्सीफ्लेक्शन, तो डोर्सीफ्लेक्शन ये ऑप्शन आपका ए सही है। एंकल, एंकल, ये एंकल, एंकल पे होने वाली यह क्रिया है। देखिएगा, जब यही पैर एड़ी लगा करके और ये हम पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसको बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। लेकिन अगर यही एड़ी है और ये नीचे हम करते हैं तो ये प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। इसको प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। पैर को नीचे की तरफ कर दिया जाए, इसको हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। इसलिए ऑप्शन एक आपका सही उत्तर है। एंकल पे ही क्रिया करती है डोर्सी या प्लांटर फ्लेक्शन दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। डोर्सीफ्लेक्शन में पैर के पंजे की स्थिति को क्या कहते हैं? पैर की पंजे की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही है। एड़ी जमीन पर और पंजा ऊपर हुआ उठा हुआ रहता है। ये एड़ी आपका क्या है? ये जमीन पर है और ये पंजा क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये पंजा उठा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन, इसी को हम बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। और अगर यही एड़ी आपका ऊपर हो और ये पंजा नीचे हो तो इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। तो चूंकि इसमें दिया नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा देता है तो आप वहां पे समझा सकें। इन्वर्सन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है? इन्वर्सन किस जोड़ पे होने वाली क्रिया है? तो ये भी आपका सही उत्तर है आपका एंकल। ये एंकल पे ये होने वाली ये क्रिया देखिए, इसका ये इवर्सन है और ये इन्वर्सन है। हम कह सकते हैं कि राइट की तरफ जाता है तो इन्वर्सन है, लेफ्ट की तरफ जाता है तो इवर्सन है। ये पैर आप देख सकते हैं, ये सही पैर है और इस पैर को इधर की तरफ जब ले गया है तो इसको बोलते हैं इन्वर्सन, इसको बोल देते हैं इवर्सन बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंकल पे होने वाली जो ये क्रिया है इसको हम बोलते हैं एंकल पे होती है क्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं। पैर के पंजे को बाहर की ओर घुमाकर और पैर का अंगूठा जमीन से ऊपर हो, जमीन से ऊपर हो, उंगलियां जमीन के तरफ झुकी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्सन, इसको बोलते हैं इन्वर्सन। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं हम इन्वर्सन, इसको बोलते हैं हम इवर्सन। तो इसको आपका सही उत्तर है इन्वर्सन। नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सी प्लेन है जो शरीर को दो बराबर भागों में सामने से पीछे की ओर जाने से दाएं बाएं दो हिस्से में बढ़ जाती है? जैसे मान लीजिए हम सीधे खड़े हैं, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और सामने से अगर मान लीजिए इसी तरह में किसी को पूरे कुछ ऐसे घुसा दिया जाए और उसको दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं, हम इसको बोलते हैं सजिटल प्लेन, इसको बोलते हैं हम सजिटल प्लेन। यहाँ पे देखेंगे ये सामने से घुसेगा, अब ऐसे घुसाएंगे तो ये हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे घुसाएंगे, अभी फिगर की तरह
एकदम सामने से घुसा और दो भागों में बांट दिया, लेफ्ट और राइट, 50% लेफ्ट और 50% राइट, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सजिटल। यहाँ पे देखेंगे एक फिगर के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये हिस्सा जो ब्लू वाला हिस्सा अलग हिस्सा है और थोड़ा सा व्हाइट देखता है, ये हिस्सा 50% हिस्सा इधर है, 50%, तो दो भागों में ऐसे सामने जिसे चकुइया घोंपते हैं वैसे ही मान लीजिए घोंप दिया गया है, तो ये 50% का हिस्सा इधर, 50% का हिस्सा उधर, दो भागों में बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हम सजिटल प्लेन। यहां समझने का प्रयास करिएगा, मैं फिर डायग्राम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक फिगर के द्वारा हम समझा रहे हैं। ये वाली जो हिस्सा देख सकते हैं, ये वाली जो है, ये वाली एकदम सीधे घुसा दिया गया है, इसी को हम बोलते हैं सजिटल, हम कह सकते हैं प्लेन एक्सिस बोल सकते हैं। और ये देखिए ये वाली जो हिस्सा है ये फ्रंटल है, ये और ये बीचों बीच से जो ये काट रही है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कमर से ऊपर और कमर से नीचे बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी प्लेन है? ये है कमर से ऊपर और कमर से नीचे दो भागों में बांट दिया जाता है, इससे हम कौन सा प्लेन कहते हैं? तो इसको ऑप्शन ए सही है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। देखिए ये वाली जो आप क्रिया देख रहे हैं, इस तरह का जो बांटा गया शरीर को, इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी हम कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन भी इसको हम कहते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन का एक दूसरा नाम है ट्रांसवर्स, ये एक मतलब उसका दूसरा नाम है प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन को शरीर को दो भागों में बांट देता है। आइए एक और सरल फिगर के द्वारा आप समझाने, देखिए ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, तो यहीं से शरीर को दो भागों में क्या किया, बांट दिया गया, जो ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन उसको बोलते हैं। इसी को हम हॉरिजेंटल प्लेन अथवा ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से जानते हैं। शरीर को दो, ये देखिए 50% ऊपर का हिस्सा है और 50% नीचे का हिस्सा, दो भागों में बांट दिया गया, इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट, फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस के ऊपर और सजिटल प्लेन में कौन सी हरकतें होती है? तो यह है आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, यही आपकी क्रियाएं होती है। समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक किस श्रेणी के उत्तोलक पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में सर्वाधिक आपको तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जिसको लीवर बोलते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यदि कोई खिलाड़ी चलता है, चलते समय हाथ और पैर में होने वाली क्रिया में कौन सी गति उत्पन्न होती है? कौन सी गति होती है? इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है, इसको बोलते हैं कोणीय गति। ऑप्शन बी सही, इसको बोलते हैं हम कोणीय गति। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षक की डाल्टन विधि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और लाइक्स का मतलब बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमें और ऊर्जा के साथ आपके साथ काम करने का अवसर मिले। तो जो हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, ये डाल्टन विधि का आविष्कार किए थे। इसमें देखिए, शिक्षा की डाल्टन विधि का आविष्कार हेलेन पार्क ने 1908 अमेरिका में शुरुआत की थी। अमेरिका से 1908 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस शिक्षण विधि में क्लास टीचर नहीं होते हैं? क्लास टीचर की जरूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन सही है, डाल्टन योजना के अंतर्गत शिक्षण विधि में क्लास टीचर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यार्थियों का प्रगति सूचक रेखा चित्र किस विधि से संबंधित है? तो डाल्टन योजना से संबंधित है इसका प्रगति रेखा सूचक रेखा चित्र। नेक्स्ट, शिक्षक का प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किसने किया था? शिक्षक ने शिक्षण का प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किसने किया था? तो यह किलपैट्रिक ने किया था। किलपैट्रिक ने शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार जॉन डीवी ने किया था। हालांकि इस विधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय W.H. किलपैट्रिक को जाना जाता है। W.H. किलपैट्रिक को जाना जाता है, क्योंकि
एल किलपैट्रिक का इसमें नाम नहीं है, नहीं है, नाम है लेकिन इसका नाम नहीं, जॉन डीवी का नाम नहीं है। तो अगर इस तरह से पूछता है तो इस किलपैट्रिक को ही हम लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। विद्यार्थियों को साइकिल के पहियों के तारों के समान खड़ा किया जाता है, तो इस संरचना को क्या कहते हैं? जैसे ये पहिया है साइकिल, ये हमारे गुरुजी हो गए, और ऐसे क्या किया जाएगा, ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा कतार में, एक ही जगह से सबको मॉनिटर। इसको बोलते हैं स्पोक विधि। ऑप्शन बी सही है, इसको बोलते हैं स्कोप विधि। और स्पोक संरचना में होता क्या है, पीटी यानी एक्सरसाइज पीटी कराया जाता है, इसीलिए इसको स्पोक विधि से खड़ा किया जाता है। सरलता से कम जगह में और कम समय में सबको एक साथ पीटी कराया जा सकता है। लीग अथवा राउंड समझने का प्रयास करिएगा। रॉबिन टूर्नामेंट के अंतर्गत सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीम प्रतिभाग करती है तो कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितनी होगी? अगर हम कह सकते हैं लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंतर्गत सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीमें प्रतिभाग करती है तो इसमें मैचों की संख्या पूछ रहा है, मैचों की संख्या क्या होगी? हालांकि मैचों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। इसका सूत्र आप जान सकते हैं, आप जानने का प्रयास भी करिए। n माइनस n और है n-1। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, तो नंबर ऑफ टीम अगर हम यहाँ पे कर लिए 10 और यहाँ पे n मतलब होगा 10 अब माइनस 1 कर दिए। देखिए यहाँ पर 2 है तो ये 10 में से 1 गया 9, तो ये हो गया आपका 10 गुणे 9/2, तो यह हो गया 90 और 90/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 45, इसलिए हो गया ये 45। अगर 10 टीमें हैं तो कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। यहाँ पे हम आपको समझने के लिए यहाँ पे एक हमने बना दिया है, आप समझ लीजिएगा, इसलिए हमने आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। साइकिल विधि में अगर टीमों की संख्या 8 हो तो चक्रों की संख्या कितनी? अगर साइकिल विधि में टीमों की संख्या 8 हो तो चक्रों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने चक्र मैच चलेंगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है 7 सही है, 7 चक्र होंगे। अब यहाँ पे 7 चक्र, इसमें भी देखिए सूत्र क्या है, अगर इसमें मैचों की संख्या पूछ दिया, अगर 8 है तो इसमें मैचों की संख्या पूछ दिया, तो यही सूत्र है आपका n और n-1/2, यही सूत्र लगेगा। अगर इसमें पूछ दिया मैचों की संख्या तो जान सकते हैं कि जो 8 है और 8-1 है और बटे 2 है, तो 8 गुणे 7 हो जाएगा बटे 2, यानी हो जाएगा 56। 56 में 2 तो भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, ये 28 मैच होगा। 8 7 56 से 2 भाग देंगे, कितना होगा, ये आपका 28 मैच खोले जाएंगे। लेकिन इसमें पूछ रहा क्या, 7, मैंने 28 भी दिया ताकि आप कंफ्यूज होकर के 28 को लगा दें। ये होगा जो चक्रों की संख्या होगी 7। अगर देखिए इसमें एक चीज और, अगर टीमों की संख्या सम है तो चक्रों की संख्या, देखिए अगर जैसे मान ली 8 टीम है तो ये सम है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब सम है, जो 2 से काटेंगे तो बहुत सही से कट जाएगा। तो जहां पे सम है तो n-1, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, तो 8-1 बराबर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चक्रों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। मैचों की संख्या कितनी होगी आपकी, यहाँ पे 28 मैच होंगे लेकिन चक्र कितना होंगे आपके, 7 चक्र होंगे। क्या, जब सम होगी तब, लेकिन विषम होने पे क्या होगा, n अगर टीमों की संख्या विषम है, विषम का मतलब है जैसे मान ले 7 है 9 है 11 है 13 है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या होगा कि नंबर ऑफ n बराबर नंबर ऑफ टीम, यानी जितनी टीमें होगी उतना ही चक्र होगा, जितनी टीमें होंगी उतना ही चक्र होगा। मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर 8 है ये तो सम है, ये तो सम है, तो 8 अगर टीमें है तो समझिए कि 8-1 हो जाएगा, ये 7 चक्र होगा। लेकिन अगर यही 9 है तो यह n बराबर 9 यानी 9 चक्र होगा। यही 11 है तो चक्रों की संख्या 11 होगा,
15 है तो चक्रों की संख्या 15 होगा, ठीक है। 19 है तो चक्रों की संख्या 19 होगी। लेकिन मैचों की संख्या आप इस आधार पे n-1/2 के माध्यम से उसको निकालेंगे, इजी वे में निकल जाएगा। लेकिन चक्रों की संख्या पूछेगा तो वहीं आप फंसेंगे, तो इसलिए चक्रों की संख्या को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए एक और चीज है, टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 20 होने पर बाई की संख्या कितनी होगी? बाई की संख्या कितनी होगी? तो बाई की संख्या कितनी होगी? बाई की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि सम है तो बाई तो मिलेगा ही नहीं। अगर सम है तो बाई नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज और पूछता है, कितनी बाई दी जा सकती? एक ही बाई मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर विषम है तो ये कही, जैसे मान लीजिए 11 है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 12। तो आपको मैं पावर वाला भी बताऊंगा कि अगले में से मैंने आधा अधिक में से कम को घटा देंगे। यहाँ पे सम 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 के क्रम में चलेगा। तो एक बाई को फिक्स कर दिया जाता है। जो बाई होता है इसमें टेबुलर विधि में, साइक्लिक विधि में टेबुलर विधि में बाई को फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बाई की संख्या यहाँ पे 0 होगी। बाई की संख्या 0। टेबुलर विधि में सम संख्या होने पर बाई नहीं दी जाती है। सम संख्या, अगर विषम संख्या होगा तो बाई दी जाएगी, और सम संख्या होने पर बाई नहीं दी जाती है। इतना ध्यान रखिएगा। पूछ देगा किस विधि में सम संख्या होने पर बाई नहीं दी जाती है? तो टेबुलर विधि में। नेक्स्ट चलते हैं। टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 8 होने पर स्तंभों की संख्या, ये स्तंभ बनता है इसमें, टेबुलर विधि में स्तंभ बनता है। ऐसे स्तंभों की संख्या कितनी होगी? स्तंभों की संख्या कितनी होगी? देखिएगा, ऐसे पूछेगा फंसाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा खोज करके कि आपको थोड़ा सा कहां से पूछ सकता है ये मैं बता। तो क्या स्तंभों की संख्या कितनी होगी? तो मैं पहले बता दूं, स्तंभों की संख्या आपकी 9 होगी। स्तंभों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें भी सम और विषम की बातें आती हैं। देखिए स्तंभों की संख्या, यहाँ पे टीम्स क्या सम है तो n+1 हो जाएगा। स्तंभों की संख्या निकालने के लिए तो n बराबर हो जाएगा आप नंबर ऑफ 3, तो ये 8 हो गया, और +1 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस तरह से जो स्तंभ बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 स्तंभ बनेगा। इसमें 9 स्तंभों की संख्या होगी। अब चक्रों की संख्या क्या होगी? अगर चक्र की संख्या सम है तो हम बताए क्या, n-1। चक्रों की संख्या निकालने के लिए n-1, तो 8-1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। चक्रों की संख्या 7 हो जाएगी और स्तंभों की संख्या आपकी 9 हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। और टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 9 होने पर स्तंभों की संख्या क्या होगी? देखिएगा, सम पे 1 जोड़ा जाता है और विषम पे 2 जोड़ा जाता है। हमने बताया अगर सम है तो n+1 है, लेकिन विषम है तो n+2 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो ये विषम है ना, तो 9+2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। यानी हम कह सकते हैं इस तरह से जो स्तंभ बनाए जाते हैं, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो 11 हो जाएगी। स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमने समझाया है कि स्तंभों की संख्या n+2। नंबर ऑफ टीम, n मतलब नंबर टीम, विषम में 2 जुड़ेगा और सम में 1 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा। और चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? n, यानी जितनी टीमें होती हैं, देखिए विषम में जितनी टीमें होंगी उतना ही चक्र की संख्या होगी। लेकिन सम में क्या होगा? 1 कम हो जाएगा। 8 है तो 7 हो जाएगा, 10 है तो 9 हो जाएगा, 12 है तो 11 हो जाएगा चक्रों की संख्या। और जो टेबल की बात मैं करा कि अगर सम है तो 1 जुड़ेगा और विषम है तो 2 जुड़ेगा, तो इसलिए इसमें होगा जो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? ये 11 होगी। इसलिए ऑप्शन आपका सी उत्तर सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि टेबुलर विधि में, अच्छा वही हो गया है, एक बार और लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखें, अब थोड़ा सा इसको हम समझाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसका पीडीएफ जब आएगा तो आपको मिलेंगे। 2 से 3 दिन लगेंगे पीडीएफ तैयार करने में हमको, और मैं आपको पीडीएफ तैयार करके दे दूंगा। क्योंकि मैं विद्यालय में काम करता हूँ, समय का बड़ा अभाव रहता है। समय चुरा करके मोबाइल पे बैठ करके टाइप करना, फिर इस पे ले आना, समझाना आपको, तो समय लग जाता है। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है कि हाँ मैं पढ़ा के चला गया तो कोई क्या एडिट कर देगा, उसको यूट्यूब पे डाल देगा, सब कुछ ही करना होता है।
क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं ना, ये शौक है मेरा पढ़ाने का। स्तंभों की संख्या के लिए देखिए, टेबुलर विधि में यदि टीमों की संख्या सम है तो स्तंभों की संख्या n+1 होगी और बाई नहीं दी जाएगी। सम में कोई बाई वही नहीं दी जाती है, जान लीजिए, समझिएगा। टेबुलर विधि में यदि टीमों की संख्या सम है तो स्तंभों की संख्या n+1, n+1, जैसे 10 है तो ये 11 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। जबकि टीमों की संख्या विषम होने पर n+2, अगर 9 है तो +2 जुड़ेगा, ये 11 हो जाएगा स्तंभों की संख्या। तथा इसमें बाई दी जाती है, बाई दी जाए, एक बाई मिलेगा, बाई एक ही होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 19 है तो अगला सम है तो 20 में से 19 घटाएंगे तो 1 होगा। 22 है, 21 है तो 22 में से घटाएंगे, एक ही बाई को फिक्स करके नचाना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, चक्रों दौरों की संख्या, दौरा वाला दौरा न पढ़ा लीजिएगा भाई, पूछते कहीं चक्र हम कह रहे हैं, कहीं वो दौरा पूछ दिया तो दौरा मतलब समझिए हार्ट के दौरा पड़ गया। दौरों की संख्या, टीमों की संख्या सम होने पर n-1, दौरों चक्रों की संख्या, मैंने बताया सम टीम है तो n-1, अगर टीमों की संख्या विषम होने पर n बराबर टीमों की संख्या, मतलब जो नंबर ऑफ टीम है उतना ही चक्र होगा, नंबर ऑफ टीम होगा उतना ही चक्र होगा। मैं एग्जांपल समझाने का प्रयास किया। टीमों की संख्या विषम, जैसे 9 टीम है तो क्या होगा, चक्र भी 9 होगा। अगर 8 टीम है तो 8 में से 1 घट जाएगा, वो ये हो जाएगा 7 होगा। चलिए, ऐसे वो कुछ भी आंकड़े दे सकता है, मैं नहीं कर रहा हूं। 11 टीमों के लिए डबल नॉकआउट विधि से बाई की संख्या ज्ञात करना। बाई की संख्या, 11 टीम है और डबल नॉकआउट विधि से हमें बाई की संख्या ज्ञात करनी है। बाई कितने होंगे मैं आपको बता दूं, इसमें पावर चलता है, पावर, जैसे 2, 4, 8, 12, 16, 18, 36, 72, 4, 8, 16, अरे 12 नहीं भैया, 4, 8, 16 है। देखो यार, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट आने लगता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 और उसके बाद हो जाएगा 128, यानी ऐसे चलता है पावर। अब इसमें पूछा 11 टीम, तो 11, 8 और 16 के 8, ये 11 के आगे कौन सा है, तो ये 16 है। तो 16 माइनस 11 बराबर 5, यानी 11 टीमों का अगर टीम है तो उसमें बाई अगर नॉकआउट बिट से देना है तो पावर चलता है, यानी 16 में से 11 को घटा देंगे 5 हो जाएगा। अगर यही टीमों की संख्या 20 हो जाए, यानी हम कह सकते हैं टीमों की संख्या 20 हो जाए तो बाई की संख्या क्या होगी, तो 16 के बाद क्या है, तो 32 में से 20 घटा दिया जाएगा, ये बाई की संख्या हो जाएगी 12। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना होगा, 16 में से 11 जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा बी। सही उत्तर क्या होगा आपका, बी। अब डबल नॉकआउट विधि के लिए पावर की बात करते हैं तो 2, 4, 8, 16, 32, 56, 32, 64 होगा ना, 64, 128 यहाँ पे देख लीजिए मिस्टेक हो। और यहाँ पे 16 माइनस 11 बराबर बाई की संख्या 5 होगी। अब टीमों को हम बांटेंगे कैसे, ऊपरी आधा और निचली आधा, आइए देखते हैं। नॉकआउट विधि से देखिएगा यार कट गया है ना, 11 टीम नॉकआउट विधि से ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए 11 है तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 11, अब इसमें 2 भाग बांटने ना, इसको 2 भागों में बांटना होता है। कैसे बांटेंगे, ऊपरी अर्ध टीमों के लिए n+1 हम कह सकते हैं n+1 बटे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या है n प्लस, तो 11 है और प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और 12 बटे 2 यानी 6, यानी यहां से हम फाड़ देंगे
6, यानी 6 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। अब नीचे के लिए क्या होगा, वही बातें करते हैं कि नीचे के लिए माइनस कर देंगे, ऊपर के लिए प्लस कर देंगे। ऊपरी अर्ध टीमों की कितना हो जाएगी, ये 5, जो बचेगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, जो बचेगा 5। ये दोनों को जोड़ देंगे तो टीमों की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 11 हो जाएगी। इसलिए पूछ रहा है कि मतलब 11 टीम नॉकआउट विधि से ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या कितनी होगी। तो ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या कितनी होगी, बताइए बताइए। अभी हमने बताया है यहाँ पे होगा आपका 6। तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर क्या है, आपका ए है सही उत्तर 6। नेक्स्ट चलते हैं। 11 टीमों के लिए डबल नॉकआउट विधि से निचली अर्ध टीमों की संख्या ज्ञात करना। निचली अर्ध पूछता, निचली, अब ऊपर नहीं पूछा, निचली पूछा। तो यहाँ पे क्या है, n-1/2। n मतलब नंबर ऑफ टीम, 11 था, 11 में से क्या घटा देना है, आपको 1 घटा देना है। ये हो जाएगा 10 और 10/2 ये हो जाएगा आपका 5। हमने दोनों बताया है ना, हो सकता केवल आपको पूछे निचली अर्ध टीमों में टीमों की संख्या कितनी होगी। जैसे लिखिए नॉकआउट विधि से निचली अर्ध में टीमों की संख्या कितनी होगी, यानी जो बांटेंगे 2 भाग में, तो ऊपर मान लीजिए 6 होगा तो नीचे 5 होगा, लेकिन 6 वो 5 ही मतलब नीचे ही पूछा, हमने दोनों बताया ना, नीचे पूछ दिया तो आप पहले ने 6 लगा दीजिएगा। n+1/2 n-1/2 मतलब माइनस नीचे रहेगा और प्लस ऊपर वाले के लिए रहेगा। थोड़ा पानी पी लें। शारीरिक शिक्षण 2 बार हो गया। शिक्षण में कौन सा साधन श्रव्य दृश्य है। श्रव्य मतलब सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। श्रव्य दृश्य, मैं फिगर नहीं डाल पाया, दिमाग नहीं आया। श्रव्य और दृश्य दोनों, दृश्य का मतलब होता है देखना, दृष्टि, और श्रव्य मतलब होता है कान से सुनना। इनमें कौन सा है, तो यहाँ वीडियो टेप। वीडियो टेप फिल्म स्लाइड में केवल दिखाया जाता है, सुनाई उनाई नहीं देता है। टेप रिकॉर्डर में भी खाली गाना सुनाई देता है, जो भी सुनाई देता है। और रेडियो तो जान ही रहे हैं कि आकाशवाणी से आता है, रेडियो सुनाता है। लेकिन वीडियो टेप जो है श्रव्य दृश्य, मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पहले VCR गांव में लगता था, लोग चंदा लगा के देखते। रेडियो टेप रिकॉर्डर ये श्रव्य साधन है, लेकिन फिल्म स्लाइड क्या है, दृश्य साधन है। श्रव्य और दृश्य दोनों नहीं है। श्रव्य मतलब सुने वाला और दृश्य मतलब देखे वाला, और देखे और सुने वाला दोनों क्या है आपका वीडियो टेप। इसलिए इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, ये जो साधन है से पूछेगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा दृश्य साधन है, कौन सा दृश्य, केवल देखने वाला कौन सा साधन है। केवल देखिए ये रेडियो, यहां फंसेंगे आप। रेडियो क्या केवल सुनने वाला है, वीडियो देखने और सुनने दोनों वाला है, और फिल्म स्लाइड क्या केवल देखने वाला है, और टेप रिकॉर्डर केवल सुनने वाला है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। दृश्य साधन केवल देखते हैं, और पूछ रहे केवल देखने वाला बताइए, जिसमें ये रेडियो सुनने वाला है, ये देखने और सुनने दोनों है, ये केवल देखने और ये केवल सुनने के लिए है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी सही है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना, कल्पना भाई कोई कल्पना करिए, तो कल्पना किसी चीज को बनाने से पहले उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, कल्पना करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मॉडल हमने बताया, सही उत्तर आपका मॉडल। विद्यालय में मॉडल बनवाया जाता है कि बच्चे आज मॉडल बना के लाएंगे घर से। हम लोग भी बोलते हैं बच्चों से, जो खेल वाले बच्चे हैं, मॉडल बना के लाना। तो कोई हॉकी का पूरा थर्माकोल पे हॉकी का मॉडल बना के लाता है, कोई क्रिकेट का मॉडल बना के लाता है, कोई बास्केटबॉल का मॉडल बना के लाता है, कोई कबड्डी का मॉडल। ये मॉडल मतलब उसकी कल्पना है या कुछ ऐसा डेवलप भी करके लाता है बच्चा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी प्रतियोगिता में एक से अधिक स्कूल या कॉलेज के बीच प्रतियोगिता कराई जाती है तो इसे क्या कहते हैं। इस तरह के कुछ इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है।
उसे क्या कहते हैं? तो एक्स्ट्रा म्यूरल बोलते हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब, एक्स्ट्रा मतलब अधिक है, इसलिए समझिएगा। एक्स्ट्रा में अधिक, अधिक कब होगा? जब कोई विद्यालय के विद्यार्थी आएंगे खेल खेलने तभी एक्स्ट्रा होंगे ना, तो इसको हम एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी एक स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी आपस में ग्रुप बनाकर प्रतियोगिता आयोजन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एक ही विद्यालय के 10 टीम बन गया है, आपस में टीम बनाकर के प्रतियोगिता करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, इसको बोलते हैं हम इंट्राम्यूरल। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यवेक्षण का उद्देश्य संस्था को विकास की ओर ले जाना। यह विचार किसका, ये कथन किसका है? तो W.H. पर्टन का है। W.H. पर्टन ने कहा कि मेरे संस्था को विकास की ओर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। कॉलेज में क्रीड़ा रजिस्टर किस अभिलेख में आता है? क्रीड़ा रजिस्टर जिसको बोलते हैं, जो खेल सामान परचेज होता है उसका भी एक रजिस्टर होता है, और उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक बुक। उसमें सब मेंटेन किया जाता है। तो किसमें आता है? वो संपत्ति, वित्तीय, शैक्षिक या प्रशासनिक, ये संपत्ति एसेट्स में आता है। एसेट संपत्ति अभिलेख में आता है क्रीड़ा रजिस्टर। विद्यालय की संपत्ति है वो। यहां पे देखिएगा, समय सारणी के निर्धारण में कौन सी व्यवहारिक कठिनाई नहीं है? व्यवहारिक कठिनाई नहीं है टाइम टेबल बनाने। तो शिक्षकों का अभाव, ये भी व्यवहारिक कठिनाई है। शिक्षकों का व्यवहार, कक्षा, फर्नीचर, खेल मैदान का अभाव, ये कठिनाई है। अनुशासन स्थापना, ये समय सारणी का मतलब व्यवहारिक कठिनाई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। शारीरिक शिक्षा, विद्यालय का इतिहास एवं विकास बुक का संबंध किससे? यानी शारीरिक शिक्षा का अगर विद्यालय है तो उसका इतिहास एवं उसका विकास किस बुक से संबंध रखता है? तो लाग बुक। ये सब चीजें लाग बुक में रखा जाता है। लाग बुक में सारे चीज का रिकॉर्ड रहता है, इसको बोलते हैं लाग बुक। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में वारीवाह क्रीड़ा किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा है, मैंने देखा तो हम सोचे कि इसको लाया जाए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पोलो को बोलते हैं। वारीवाह क्रीड़ा जो है उसको हम पोलो कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अनुशासन स्थापित करने का नकारात्मक साधन कौन है? नेगेटिव रिसोर्सेस कौन है? नकारात्मक साधन कौन है? तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है। इसमें नकारात्मक साधन है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य WHD 1948 में WHO की स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह हर वर्ष 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशल क्षेम की स्थिति ही स्वास्थ्य है, न कि केवल रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? तो ऑप्शन सी सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बीच में क्वेश्चन मिस्टेक से हो पड़ गया था थोड़ा सा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में तो ग्लासो में वो होगा और ऑस्ट्रेलिया पड़ गया था, उसको देख लीजिएगा। बहुत बच्चों का कमेंट आया था। तो ग्लासो 2026 में ग्लासो स्कॉटलैंड में होगा। ग्लासो स्कॉटलैंड में होगा 2026। कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं, जिसको हम राष्ट्रमंडल बोलते हैं, ग्लासो स्कॉटलैंड में होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रूप से परेशान हो गया, उन्होंने उसको वापस कर दिया। नेक्स्ट आते हैं। मोच स्प्रेन शरीर में कहां पर होता है? मोच स्प्रेन शरीर में कहां पर होता है? मोच अक्सर जान ही रहे, जोड़ ज्वाइंट्स में रहता है। जैसे चल रहे हैं, कहीं मोच आ गया पैर में, तो कहां? वो कहीं वो ज्वाइंट पे होता है, क्योंकि ज्वाइंट से
मूव करता है, ये मोच आ जाता है। कभी यहाँ मोच यहाँ तक टूट जाएगा तो मोच कहाँ आएगा, जोड़ पर आएगा। स्प्रेन, मोच स्प्रेन जोड़ में आता है। तो इसलिए इसको समझने का प्रयास करिए। जिसमें पेशियों के अंदर छोटी छोटी रक्त वाहिनी टूट जाती है और रक्त बहने लगता है और त्वचा के ऊपर नीला निशान दिखाई देता है, तो इस चोट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं कंट्यूजन्स बोलते हैं, कंट्यूशंस बोलते हैं इसको, हम इसको इसी नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट होते हैं, सबलैक्शन चोट किससे संबंधित है? सबलैक्शन चोट किससे संबंधित है? तो ये आपका ज्वाइंट से संबंधित है। सबलैक्शन चोट ये भी एक प्रकार का ज्वाइंट से ही रिलेटेड। नेक्स्ट, जिसमें पेशियां तन जाती है या ऐंठ जाती है, तो इस चोट को किस नाम से जानते हैं? पेशियां ऐंठ जाए, चोट की मतलब ऐंठ जाती है, तन जाती है, तो इसको किस नाम से हम जानते हैं? तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसको हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, इसको हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पेशियों का चोट नहीं है? इनमें से कौन सा पेशियों का चोट नहीं है? तो जो एब्रेजन है वो पेशियों का चोट नहीं है। तो है क्या एब्रेजन? एब्रेजन चोट त्वचा पर होती है, पेशियों पर नहीं होता है। और ब्लिस्टर त्वचा पर होता है, ब्लिस्टर भी त्वचा से संबंधित है। एथलीट फुट एक प्रकार की बीमारी है, एथलीट फुट एक प्रकार की बीमारी, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल चिकित्सा संगठन का निर्माण कब हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चिकित्सा संगठन का निर्माण, ऑप्शन आपका बी सही है, 1928 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल चिकित्सा संगठन जो AIMS का निर्माण 1928 में हुआ था। यह संगठन सेंट मॉरिस स्विट्जरलैंड में आयोजित ओलंपिक शीतकालीन खेलों के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 1928। इतना ही से आपका मतलब है, ये तो हमने बढ़ा दिया, अलग चीज है। नेक्स्ट आते हैं, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने, ऑप्शन आपका ये सही है। लुई पास्चर ने 1985 में रेबीज का पहला टीका विकसित किया था, लुई पास्चर ने। तो इसलिए 1985 पूछता है लुई पास्चर, आप जैसा भी समझे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। हम भी आपकी समस्या समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम लगा हुआ है और कितना जल्दी से जल्दी ज्यादा आपको वीडियो मिल जाए जिससे आप सफल हो जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।